हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक बटन को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर मेरी वीडियोस अपलोड होने के नोटिफिकेशंस मिलते रहें तो आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट योर नियर एंड डियर वंस शुड बी बेनिफिटेड विद दीज इंफॉर्मेशन then please keep sharing my videos। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्थमा पर, रेकी फॉर ब्रोंकाइटिस। मेरी पिछले कुछ वीडियोस में आपने और बहुत सी डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है। आज अस्थमा भी दिल्ली की जैसी पॉल्यूटेड सिटी में रहने की वजह से अस्थमा बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हर चेंज ऑफ वेदर में लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज ब्रोंकाइटिस फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड विल बी कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस, then symptoms of bronchitis and how Reiki can help in healing asthma and bronchitis। So सबसे पहले बात करते हैं what is bronchitis। Bronchitis का जो लेना देना है वो सीधा हमारे लंग्स से है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो कैपेसिटी है टू अब्जॉर्ब एयर वो हमारी लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। सो जब वो ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो हमें सफोकेशन होती है, हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। वो ब्रीदिंग कैपेसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा पैसेज है माउथ टू नोज जो लंग्स में जाता है वो उस पैसेज में स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया में, और जब वो स्वेलिंग हो जाती है तो उसका पाथ जो है वो नैरो हो जाता है। अब जब पाथ नैरो हो जाता है तो वहाँ पर म्यूकस ज़्यादा क्रिएट होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि जैसे एक रिवर है, अगर वो फ्लोइंग है, उसका वाटर बहुत तेज जा रहा है तो वहाँ पर कभी भी बैक्टीरिया नहीं होगा, वहाँ के मिनरल्स भी अच्छे होंगे। और अगर बैक्टीरिया हो भी जाता है तो एक डिस्टेंस वो रिवर कवर करते करते अपने बैक्टीरिया को उसमें डाई हो जाता है और वो अपने मिनरल्स को फिर से रिवाइव कर लेता है वाटर। ऐसे ही जब पाथ नैरो हो जाएगा और वहाँ पर कोई फ्लो नहीं है तो वहाँ पर बैक्टीरिया या बहुत वायरस क्रिएट होने लगते हैं और अदर कुछ कंटामिनेटेड हो जाता है वो वाटर, तो वो इन्फेक्शियस हो जाता है। इसी तरह से जब हमारी लंग्स में अगर हम ठीक से इनहेल नहीं कर पा रहे, जो आपका पाथ है वो नैरो है, तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन जल्दी क्रिएट होने लग जाता है। अब जब इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है तो कभी कभी हमें जस्ट जैसे छोटा मोटा कफ एंड कोल्ड हो गया या फ्यू डेज के लिए हमें हो गया या हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो इसको हम ब्रोंकाइटिस या अस्थमा नहीं कह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लॉन्ग टर्म के लिए फ्यू मंथ्स तक वो हमारा जो ब्रीदिंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम आ गई है या एनवायरमेंटल, इसके बहुत से और रीज़न हो सकते हैं। कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या आप किसी केमिकल या किसी फैक्ट्री के आसपास नहीं रहते हैं, या एयर पॉल्यूशन उसका रीज़न हो सकता है। और अगर आप स्मोक करते हैं या एक्सपोजर टू एनी अदर कंटामिनेटेड एयर, दैट लीड्स टू लॉन्ग टर्म ऑफ ब्रोंकाइटिस और एस्थमा। सो अब पता कैसे चलेगा? अगर आपको कफ कोल्ड या आपको साइनस की इस तरह से प्रॉब्लम कुछ महीनों तक लगातार अगर ऐसा फील कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा और ब्रोंकाइटिस। और चेंज ऑफ वेदर में ये बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है। सो ये जितने भी सिम्टम्स हैं अगर ये लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, जैसे कि टाइटनिंग ऑफ चेस्ट, वीजिंग की प्रॉब्लम, एक अलग तरह की साउंड आती है आपकी ब्रेथ में, ब्रेथलेसनेस होती है, या आपका नोज बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहता है, या साइनस रहता है, यू नॉट एबल टू इनहेल प्रॉपर्ली, तो ये सब चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म तक रहती है तो ये अस्थमा का पूरे सिम्टम्स हैं। अब इस मॉडर्न एरा में जो मेजॉरिटी ऑफ डिजीजेस है उनका रीजन है स्ट्रेस। अब एस्थमा इज ऑल्सो अ साइकोसोमैटिक डिजीज। कुछ इम्बैलेंसेस हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। वो एस्थमा का अटैक भी कई बार आपके स्ट्रेस की वजह से एग्रीवेट हो जाता है, और जिसको हम एस्थमा अटैक भी बोलते हैं। जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप में चले गए या इमोशनली डिस्टर्ब हो गए तो भी एस्थमा का अटैक आ जाता है। और ये मैं सिर्फ ऐसे कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरा खुद ऐसा एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ एस्थमा के पेशेंट्स को डील किया है। तो जब उनकी लाइफ में कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस आती है तो उनका जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है, उनका प्रॉब्लम उनकी बढ़ने लगती है। तो इमोशनली आपको
स्ट्रेस फ्री रहना, बैलेंस रहना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नर्वस सिस्टम लाइक भी अगर डिस्टर्ब हो जाए या बहुत टेंशन में है या कोई इमोशनल शॉक है, तो ये सब चीज़ें साइकोसोमैटिक उसमें आती हैं, और एस्थमा का ना इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इन सब चीज़ों का एस्थमा में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि रेकी कैसे हेल्प करेगी। रेकी इस तरह से हेल्प करेगी कि रेकी सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री करेगी। अब जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, तो साइकोसोमैटिक रीज़न आपके लिए जो है वो कम हो जाएगा। देन आप इसके साथ अपनी एलोपैथिक ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ ग्रेजुअली आप 2-3 मंथ्स के बाद अगर आप रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ आप अपनी एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे भी हैं या जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो लेते हैं, धीरे धीरे आपको लगेगा कि अब आपकी दवाइयों की डोज जो है वो कम होती जा रही है। सो यू कैन कंबाइन रेकी विद योर ट्रीटमेंट्स एंड ग्रेजुअली आप एक्चुअल में पाएंगे कि अब आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो रिकवरी है वो आपकी एज पे भी मैटर करता है। लाइक मेरे दोनों बच्चों को जब दे वर 6-7 ईयर्स, तो उनको ब्रोंकाइटिस था, एवरी चेंज ऑफ वेदर में उनको नेबुलाइज करना पड़ता था। सो अलॉन्ग विद द एलोपैथिक ट्रीटमेंट आई गेव देम रेकी ट्रीटमेंट्स, आई डिड psychic surgery of level 3, I used symbols from Karuna Reiki, I used heart symbol for the heart chakra. So ये सब चीज़ों का जब मैंने कॉम्बिनेशन बनाया तो उनका जो नेबुलाइज करना था वो एकदम बिल्कुल फिट हो गया। छोटा मोटा हर सर्दी में थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड तो सभी को हो जाता है, तो उसको हम ब्रोंकाइटिस या अस्थमा नहीं कहते हैं, बट फाइनली वो ठीक हो गए। दोनों को अभी ऐसा कोई मेजर कोई इशू नहीं है। सो देखा आपने कैसे रेकी से आप अपनी एस्थमेटिक प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप रेकी करके हील कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।